आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज आरसीसी का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, लिंटल के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लिंटल क्या होता है। फर्स्टली उससे पहले आप लोग अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जिनको इस वीडियो की हेल्प या जिनके लिए हेल्पफुल है ये वीडियो, क्योंकि ये सारे टॉपिक जो हैं वो आरसीसी का जो सिलेबस है AKTU का, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है इसको। तो ये कंटेंट शायद और कहीं ना मिल पाए आपको, इसलिए आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो लिंटल क्या होता है। लिंटल एक ओपनिंग पोर्शन होता है, जो भी, जैसे ओपनिंग पोर्शन का मतलब आपकी डोर हो सकती है, विंडो हो सकती है, उसके ऊपर दिया जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग ये देख रहे होगे कि ये पूरी वॉल है, वॉल में यहाँ आपको एक डोर दिया हुआ है। तो डोर के ऊपर क्या हुआ है, कंक्रीट का आरसीसी का क्या होता है, एक लिंटल बनता है, ठीक है। जिसके ऊपर का जो लोड है, इसके ऊपर का जो ब्रिक वर्क है, इसका लोड जो है जो गेट लगेगा, आपका डोर लगेगा, उसके ऊपर ना आए, इसलिए ये लिंटल दिया जाता है कि इसके ऊपर जो भी लोड लगेगा ये वियर कर ले, ये आपका जो यहाँ गेट लगेगा वो उस गेट पर इसका लोड ना आए, ठीक है। इसीलिए लिंटल दिया जाता है। बाकी डिफिनीशन क्या लिखी हुई है वो भी देख लीजिए। लिंटल इज ए हॉरिजॉन्टल मेंबर विच इज़ प्लेस्ड अक्रॉस द ओपनिंग लाइक डोर्स ऑब्लिक विंडो। डोर और विंडो में जो ओपनिंग दी जाती है वही आपका क्या कहलाता है, लिंटल कहलाता है। और ओपनिंग जहाँ भी रहेगी आप लोग वहाँ इसको प्रोवाइड कर सकते हो, खिड़की के ऊपर भी दे सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें, अगर लिंटल है तो अगर इसमें आरसीसी यूज हुआ है तो क्या करना होगा, कंक्रीट और स्टील दोनों यूज हुआ होगा। कंक्रीट और स्टील अगर यूज हो रहा है तो क्या होगा, इसकी आप लोग को डिज़ाइन भी करनी होगी, जैसे आप लोग बीम में करते आए हो। बीम की ही तरह सिंपल ये रहता है, इसमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है, केवल लोड का अंतर रहता है। अंतर कितना रहता है, केवल लोड का रहता है बस, और कुछ अंतर नहीं है, एकदम सेम है। आपके सिंपल बीम की जैसे आप डिज़ाइन करते हो वैसे ही डिज़ाइन इसकी भी होती है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये देखिए लिखा हुआ है, इट टेक्स द लोडिंग कमिंग फ्रॉम द स्ट्रक्चर अबव इट एंड गिव टू द सपोर्ट। ये क्या करता है, इस लोड को लेता है, फिर किनारे किनारे से ट्रांसफ़र कर देता है नीचे, डायरेक्टली इस पे डोर्स पे नहीं आती। अब डिज़ाइन कंसिडरेशन में देखते हैं क्या क्या है इसकी डिज़ाइन कंसिडरेशन, उसको ध्यान करते हैं। पहला है आपका बियरिंग। बियरिंग क्या होती है, बियरिंग आपकी है इस वॉल की जो थिकनेस हो सकती है उसको भी बियरिंग कह सकते हो, या ये लिंटल कितना दीवार में अंदर गया है उसको भी बियरिंग कह सकते हैं। तो वो कितना होगा, 150 mm डेप्थ ऑफ लिंटल और 1/10 टू 1/12 स्पैन लिंटल, तीनों में से जो चीज़ आपकी मिनिमम होगी उसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। अगला क्या है, विड्थ ऑफ लिंटर इक्वल्स टू विड्थ ऑफ वॉल। अच्छा ये बताइए, अगर ये वॉल है, इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, कुछ ना कुछ इसकी थिकनेस होगी, लिंटल भी इसी में बना है तो इसकी जो थिकनेस होगी वॉल की थिकनेस के बराबर होगी। लिंटल की जितनी थिकनेस, जितनी इसकी मोटाई होगी, दीवार की जितनी मोटाई है उतनी ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि दोनों एक ही जगह तो बने हैं, ये भी दीवार में ही बना है और दीवार तो दीवार है। दीवार की जितनी भी मोटाई होगी उतनी ही लिंटल की मोटाई आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो बात यहाँ ये वाली, द विड्थ ऑफ लिंटर इक्वल्स टू द विड्थ ऑफ वॉल, ठीक है। अगला आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ आपको बाकी जगह से अलग है, वो आपका है लोडिंग, ठीक। ये सारी चीज़ें भी अलग थी थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए इसका भी आप लोग को कंसिडरेशन करना पड़ेगा। तो लोडिंग क्या होती है, लोडिंग में काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, वो भी इफ़ेक्ट करते हैं कि जो आपका स्पैन है, जो ये स्पैन है, इसका डायग्राम आप पूरा देखिए। हाँ, लोडिंग पढ़िए। तो लोडिंग में आप लोग देखिए ज़रा, व्हेन द लेंथ ऑफ वॉल ऑन ईच साइड एट लीस्ट इक्वल टू हाफ ऑफ द इफेक्टिव स्पैन। इसका मतलब क्या है, इफेक्टिव स्पैन आपका एल ये है, इतना कितना होगा एल आपका, एल आपका कितना होगा, एल आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी एल कहलाएगी, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा,
एल से ये चीज़ें क्या हों, जो साइड में छूट रही डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइड वाल कह सकते हो उसको, ठीक है। ये आपकी साइड वाल, एक साइड ये हो गई, एक साइड डोर अगर आपका बीच में दिया हुआ है, या आपका लिंटल जो है वो अगर बीच में है, सेंटर में दिया हुआ है, तो इधर से अगर डिस्टेंस इसकी इस इफेक्टिव स्पैन से इसकी डिस्टेंस जो है इसके हाफ से ज़्यादा इधर छूट रही है, हाफ से ज़्यादा इधर छूट रही है, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग इसके ऊपर जो ब्रिक वर्क है उस पर एक इमेजिनरी ट्रायंगल ड्रा करेंगे जिसका एंगल होगा 60 डिग्री, ठीक है। कहीं कहीं ये 45 से 60 डिग्री के बीच में लिया जाता है, हमने यहाँ कंसीडर किया है 60 डिग्री, 45 से 60 डिग्री के बीच में लेते हैं, ठीक है। तो बात यहाँ आ रही है कि जब क्या हो, ये इफेक्टिव स्पैन है, उसका हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस इधर छूट रहा हो, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस इधर छूट रहा हो, तब क्या करना है आपको, ये एंगल आपको 60 मानना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मानना है, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जितना ब्रिक वर्क आ रहा है, जितना आपकी वाल आ रही है, उस पूरे वाल का आप लोग को लोड किस पे आ रहा है, लिंटर पे आ रहा है, तो उस लोड को आप लोग को कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है द लोडिंग ऑन द लिंटर एज द वेट ऑफ ब्रिक वर्क कंटेनिंग इन ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जो लोडिंग आप लोग कंसीडर करोगे वो क्या करोगे, ये जो इमेजिनरी ट्रायंगल बन रहा है इसके अंदर जितना ये ब्रिक वर्क है, इधर तो ब्रिक वर्क है ना, इधर इसके ऊपर तो ब्रिक वर्क है आपका, तो ब्रिक वर्क में जितना भी आपका इस ट्रायंगल के अंदर जितना भी ब्रिक वर्क आ रहा है उसका आप लोग को क्या लेना है, वेट लेना है, ठीक है। वेट कैसे लेंगे आप लोग, आपको इस ट्रायंगल का एरिया तो मालूम होगा, हाफ इससे साइन 60 से p/h कर देंगे, ठीक है। तो p निकल जाएगा आपको, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये साइड बराबर होगी, तो आप लोग ये निकाल लेंगे वर्टिकल साइड, तो हाफ बेस इंटू हाइट से इसका एरिया निकल जाएगा। एरिया निकला तो इसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, और उसके ब्रिक की डेंसिटी 1920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है। उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट निकलेगा, न्यूमेरिकल में हम लोग करेंगे इसको, ठीक। पहला कॉन्सेप्ट ये रहा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आता है, व्हेन बोथ एंड्स आर क्लोज टू ईच अदर, क्या हो, जब इफेक्टिव स्पैन ये है उसका हाफ से भी कम डिस्टेंस इधर छूट रहा है, हाफ से भी कम डिस्टेंस इधर भी छूट रहा हो, तब क्या करना है, उस केस में क्या करना है आपको, उस केस में द लोडिंग मस्ट बी कंप्यूटेड फॉर द फुल हाइट ऑफ द अबव द लिंटल, लिंटल की पूरी हाइट तक की जितनी वाल आ रही है स्लैब तक, ठीक है। इसके ऊपर स्लैब होगा, दीवार के ऊपर स्लैब होगी, स्लैब से और पूरी दीवार के बीच में जितना एरिया आ रहा है, तो यहाँ आपका रेक्टेंगल बन रहा है, तो लेंथ इंटू इसकी दीवार की जितनी हाइट होगी उतनी ये इसका इफेक्टिव स्पैन, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। इसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम बदल जाएगा, इसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट निकल जाएगा, ठीक है। जो भी वेट आएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों में से एक ही कंडीशन आपको क्वेश्चन में देगी, या तो इस कंडीशन का स्पैन बनाएगा या तो इस कंडीशन बनाएगा। तो क्या करना है, अगर W निकाल लिया, आप वेट निकाल लिए हो, तो बेंडिंग मोमेंट का जो फार्मूला होता है वो WL/6 होता है, इतना ही डिफरेंस है बस। वहाँ क्या अंतर रहता है, वहाँ क्या होता है, WL²/8 लगाते हो आप बेंडिंग मोमेंट पे, यहाँ क्या लगाना है, WL/6। यहाँ W क्या होता है, ये ब्रिक वर्क का जितना वेट है वो है, वहाँ WL क्या होता है, डेड लोड प्लस लाइव लोड होता है, ठीक है। अंतर केवल इतना ही है। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और इतना ही कॉन्सेप्ट था इसमें, इतनी ही चीज़ें आपकी नई थी उसमें। अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद चीज़ें और क्लियर होंगी। क्या है, क्या दिया हुआ है आपको, डिज़ाइन ए RCC लिंटल ओवर ए 2.75 मीटर वाइड ओपनिंग कितनी है, 2.75 मीटर है। लिंटल कैरीज ए 230 mm थिक ब्रिक वाल, आपको ब्रिक वाल मतलब दीवार की मोटाई दिया हो 230 mm दी गई है। यूज M20 एंड Fe 415, डेंसिटी ऑफ ब्रिक मैसोनरी इज़ 19,200 न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये आपको डेंसिटी दिया हुआ है और ये क्लियर स्पैन दिया हुआ है और दीवार की थिकनेस दी गई है M20 इतना। तो हमें क्या करना है, हमारा इससे पहले हम लोग स्लैब पढ़े थे तो उसी से हम लोग स्टेप निकाल रहे हैं अपने। अभी क्या है आपका है
पहला काम क्या निकालना, बियरिंग निकालना। बियरिंग के लिए देखिए आपको 150 mm डेप्थ ऑफ लिंटर आपने अभी नहीं निकाला है। स्पैन आपको मालूम है कितना है, 2.75 है। 2.75 का 10th टाइम करिए और 12th टाइम करिए, ठीक है। इन दोनों के बीच में लीजिए या 150 mm। तो हमने डायरेक्टली क्या किया है, 150 mm क्या मान लिया है, बियरिंग मान लिया है। हमने डायरेक्टली 150 mm क्या मानना है, बियरिंग माना है। तो अगर बियरिंग आपको मालूम है, तो बियरिंग अगर मालूम है आपको, तो क्या करना पड़ेगा आपको, पूरे स्पैन से प्लस बियरिंग को जोड़ोगे तो जैसे बियरिंग का मतलब इस यहाँ के सेंटर से इधर के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, तो इसमें क्लियर स्पैन आप जोड़ोगे दोनों को, क्लियर स्पैन और एक बियरिंग के हाफ से एक बियरिंग के हाफ के बीच की डिस्टेंस, तो इसका हाफ कहाँ होगा, 150/2 पर होगा, इसका भी हाफ 150/2 पर होगा। तो दोनों का हाफ हाफ जोड़ोगे तो 0.15 से हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, 2.9 मीटर हो जाएगा स्पैन बिटवीन सेंटर ऑफ बियरिंग, दोनों बियरिंग के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। दोनों बियरिंग के बीच की डिस्टेंस हमारी ये हो जाएगी। ऐसा ही चीज़ हम लोग देखिए यहाँ स्लैब में भी, स्लैब का भी नोट्स रखा हुआ है, उसको भी देख लीजिए। पहला स्टेप आपका यही रहता है, एज्यूम सूटेबल बियरिंग। इसके बाद दूसरा स्टेप होता है थिकनेस ऑफ स्लैब। उसको कैसे निकालते हैं, स्लैब को यहाँ हम लोग का बीम हो जाएगा, तो यहाँ बीम हो जाएगा तो इफेक्टिव स्पैन आपको दिया हुआ है। इफेक्टिव स्पैन कैसे निकालेंगे, क्लियर स्पैन प्लस बियरिंग, क्लियर स्पैन प्लस बियरिंग करेंगे तो इफेक्टिव स्पैन आएगा। और सिंपली सपोर्टेड बीम है, मॉडिफिकेशन फैक्टर प्लस इफेक्टिव कवर, ठीक है। तो यहाँ करते हैं इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड, कितनी इफेक्टिव डेप्थ हो सकती है, तो स्पैन आपने निकाला 2.9 मीटर है। मॉडिफिकेशन फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे, एज्यूम करेंगे परसेंटेज हमारा 6% है। ये आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी नहीं ले सकते हैं, आप लोग को कितना से कितने के बीच में रहना पड़ता है, ये 0.6 है। आप लोग कितने से कितने बीच में रहना रहता है, 0.42, इसमें 4%। अगर ये कॉलम की बात किया जाए तो 0.8 से 4%, ठीक है। ये हो गया लिंटल के लिए, कॉलम के लिए हो गया। तो यहाँ भी हमने 6% मान लिया है, ठीक है। ये आप डेप्थ के अकॉर्डिंग ले सकते हो कि जितना डेप्थ होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसको कम ज़्यादा ले सकते हो। ये बाद में क्लेरिफाई हो जाएगा कि सही है कि नहीं सही है। अभी डिज़ाइन कर रहे हैं, डिज़ाइन में आप ले सकते हैं वैल्यू को, इधर उधर चल सकता है इतना, ठीक है। आगे चलें, आगे क्या आता है, जब हमारा 0.6 हमारा क्या है, मॉडिफिकेशन फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे, अपना IS कोड ओपन करेंगे। IS कोड में पेज नंबर 38 पर जाएंगे, 38 पर गए, ठीक है। तो इसमें आपको 1 2 3 4 5 ग्राफ दिए हुए हैं, 5 अलग अलग ग्राफ। तो आपको कौन सा ग्राफ लेना है, दरअसल आपको दिया है वैल्यू FE 415, तो FE 415 पे ये कौन सी है, 240 पे। आप लोग का जो FS होगा 240, वो कितना होगा, FS आपको 240 दिया हुआ है, वो कहाँ होगा, इस ग्राफ पे हो रहा है। तो आपने 0.6% माना है, 0.6 इसके बीच में आ रहा है, तो हमने क्या किया है, इसको नियरली 1 के अबाउट मान लिया है, ठीक है। इसको 1 मान लिया है, मॉडिफिकेशन फैक्टर को 1 मान लिया है। अब क्या करना है, इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड, तो स्पैन अपॉन 20 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर, ठीक है। स्पैन अपॉन 20 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर, और फिर क्या करना है, स्पैन दिया हुआ है 20 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर 1 है, तो आप निकालेंगे 145 हो जाएगा ये। अब आप प्रोवाइड करेंगे 12 mm डाया, आप एज्यूम करेंगे कि डाया हमारा इतना है, एट ए क्लियर कवर हमने 25 माना है, ठीक है। तो इफ़ेक्टिव कवर कितना हो जाएगा, क्लियर कवर प्लस जो आपका डाया है उसका हाफ इसमें ऐड करेंगे तो इफ़ेक्टिव कवर हो गया। इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर ओवरऑल डेप्थ आपको बताता है, तो ओवरऑल डेप्थ आपका 176 mm आ गया है। तो हमने मान लिया है कि ये आपका 200 mm के बराबर होगा। जब ये 200 mm होगा तो हमने इसमें इफेक्टिव कवर माइनस किया है, तो इफेक्टिव डेप्थ आपका आ गया 169, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलें, जब ये बात आपकी हो गई है, जब ये बात हो गई है तो आगे हम लोग का जो स्टेप था वो कौन था,
अगला स्टेप कौन सा था? इफेक्टिव स्पैन निकालने का। इफेक्टिव स्पैन हम लोग कैसे निकालते थे? सिंपली सपोर्टेड क्लियर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ बियरिंग, क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, दोनों में से जो चीज़ लेसर हो। तो क्या करना है, सेंटर ऑफ बियरिंग आपने अभी निकाला 2.9 मीटर होगा, क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ। क्लियर स्पैन आपका 2.75 मीटर दिया, इफेक्टिव डेप्थ आपने निकाला 169 mm, तो मीटर बदलेंगे 0.169 हो जाएगा। तो इससे निकालेंगे 2.919 मीटर। इन दोनों में जो लेसर होगा, लेसर कौन सा होगा? 2.9 मीटर होगा, उसको हम लोग 2900 mm भी लिख सकते हैं। ठीक, बात आती है इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ। इतना चीज़ तो आपका प्रीवियसली आपने जो किया है वही चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है इसमें। ठीक है, आगे आता है बात लोड की। लोड में हम लोग क्या करेंगे? फर्स्टली आपको कंसीडर करना है, आपको जब कोई केस ना दिया हो, क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है कोई केस है, तो आप क्या करेंगे? सिंपल इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला मेथड आप लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मेथड आपको अप्लाई करना है अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमें मालूम है ये हमारा इफेक्टिव डेप्थ है 2.9 मीटर, ये यहाँ से आया है। अब क्या करेंगे, इस पर 60 डिग्री का एंगल बना के एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल मालूम बन गया है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल आपके 60 हैं, तो इसका मतलब तीनों साइड भी बराबर होंगी। तो ये पहला वाला 2.9 है, तो ये भी 2.9 होगा, ये भी 2.9 होगा, ये साइड भी आपकी 2.9 होगी, ये भी एल इफेक्टिव होगा, ये एल इफेक्टिव, ये भी एल इफेक्टिव का मतलब इफेक्टिव स्पैन। ठीक है, ये एंगल 60 है, तो हमें निकालना है ये हाइट, क्योंकि आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया निकालने के लिए आपको ये हाइट मालूम रहनी चाहिए। हाफ बेस तो मालूम है, हाइट नहीं मालूम है ना, तो हाइट के लिए हम लोग ये प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये एंगल आपको 60 दिया हुआ है, तो साइन 60 का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज p/h। तो p का मतलब ये h दिया हुआ है, l आपका इफेक्टिव ये दिया हुआ है। ठीक है, तो साइन 60 कितना हो गया, तो h निकालना है आपको, तो h इक्वल्स टू एल इफेक्टिव इंटू साइन थीटा। ठीक, यहाँ तक की बात ये हो गई। इसको छोड़िए, आइए लोड पे। लोड क्या कह रहा है, वेट ऑफ द वॉल टू बी सपोर्टेड। जो इतना एरिया है इसको आपको लेना है, इसका जो पोर्शन है ये इतना पोर्शन, इसको आपको कंसीडर करना है। तो कैसे कंसीडर करते हैं, इसका आपको लेना है एरिया। एरिया कितना होगा, हाफ बेस कितना है इसका 2.9 है, हाइट कितनी है h है, h का मतलब एल इफेक्टिव कितना है 2.9 है, 2.9 साइन थीटा 1.2 इंटू 2.9 बेस हो गया, हाइट कितनी हो गई, ये इतनी हो गई 2.9 इंटू साइन थीटा। ये इतनी बात हो गई यहाँ तक की एरिया की, यहाँ तक बात किसकी हुई, एरिया की। इसके बाद क्या है 0.23 क्या होगी, इसकी मोटाई होगी, दीवार है। ठीक है, इसकी जितनी मोटाई है कितनी दी गई है क्वेश्चन में 0.23 दिया हुआ है, 230 mm दिया हुआ, तो हम चीज़ों को मीटर में रख रहे हैं। ठीक है, और डेंसिटी कितना हुआ है 19,200 दिया हुआ है डेंसिटी, न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये डेंसिटी दिया हुआ है आपको। तो अब आप कैलकुलेट करोगे तो ये 161 आ रहा है, 161 न्यूटन। ये क्या आएगा, W1 आएगा, वेट W1 आएगा। उस W1 को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो ब्रिक वर्क है उसका जो है वेट आया, कितना ब्रिक वर्क है। अब इस वेट के कारण मूवमेंट कितना होगा, W1 L/6। अभी हमने पढ़ा, अंतर केवल इतना ही है, यही चीज़ तो हमने पढ़ा, अभी यही हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा, ये जो वेट बेंडिंग मूवमेंट ड्यू टू द वेट ऑफ ब्रिक वर्क इक्वल टू WL/6। ठीक, तो जब वेट आ गया है तो वेट आपको मालूम है 160/81, तो इसमें एल इफेक्टिव कितना है 2.9/6। ठीक, इससे निकालेंगे बेंडिंग मूवमेंट आपका इतना न्यूटन मीटर आएगा। ठीक है, न्यूटन मीटर में ही चली रही चीज़ें भी, किलो न्यूटन बात नहीं हो रही। अगला क्या आता है, जो आपका लिंटल है, ये लिंटल है इसका भी तो सेल्फ वेट कुछ ना कुछ होगा, उसका भी सेल्फ वेट कुछ ना कुछ होगा, तो हम लोग को इसका डेड लोड निकालना पड़ेगा।
ठीक है। तो आपको मालूम है इसकी डेप्थ कितनी आई है, 200 mm आई है। इसकी डेप्थ आई है जो आपका लिंटल है, इसकी डेप्थ कितनी आई है, 200 mm आई है। और इसकी थिकनेस कितनी है, 230 mm है। तो 0.23 इंटू 0.20, ठीक है, इंटू 25,000 आपका न्यूटन पर मीटर क्यूब आपकी इसकी डेंसिटी होती है, किसकी, आरसीसी की। क्योंकि लिंटल किसका होगा, लिंटल तो आरसीसी का होगा ना, इसमें आपके स्टील होंगे, कंक्रीट होंगे, ठीक है। तो इसका जो डेंसिटी होगा वो लिंटल का लिया जाए, इसका किसका लिया जाएगा, कंक्रीट का, ये आरसीसी का लिया जाएगा। तो इसके कारण जो वेट होगा वो कितना आएगा, ये कौन सा वेट होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड वेट होगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो 1150 न्यूटन पर मीटर होगा। तो और इसका बेंडिंग मोमेंट हम लोग WL²/8 से निकालते हैं। तो इस वेट के कारण W मूवमेंट हमारा इतना आ जाएगा। तो टोटल मूवमेंट में हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। टोटल बेंडिंग मूवमेंट में हम लोग इस मूवमेंट को और इस मूवमेंट दोनों को ऐड करेंगे। उसके बाद फैक्टर बेंडिंग मूवमेंट निकालेंगे, 1.5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना आ गया। यहाँ तक चीज़ें शायद क्लियर होंगी। आगे काम आता है इफ़ेक्टिव डेप्थ का। इफ़ेक्टिव डेप्थ क्या है जी, उसको भी देख लीजिए। इफ़ेक्टिव डेप्थ आप लोग जान रहे हो, फैक्टर्ड बेंडिंग मूवमेंट को इक्वेट करते हैं एमयू लिमिटिंग से। यहाँ 415 ग्रेड है तो उसके लिए एमयू लिमिटिंग का फार्मूला होता है 0.138 FCK/BD²। तो आपको डी को चेक करना है, ठीक है, इसलिए डी की वैल्यू यहाँ नहीं रखेंगे। बी आपको 230 दिया, FCK 20 है, 0.13 तो है ही। फैक्टर्ड बेंडिंग मूवमेंट आपने अभी ये निकाला है, ठीक है। यहाँ ये चीज़ मीटर में है, आप इसको mm में रख रहे हो तो इसको 10³ से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डी आपका आ गया 145। तो डी आपका रिक्वायर्ड कितना था, 169 था, डी प्रोवाइडेड कितना है, 145। इसका मतलब चीज़ें सही हैं, हमने जो माना था और जो आया है वो क्या हुआ है, आपका जो माना है वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब चीज़ें सही हैं, ठीक है, आपका जो मानक है वो सही। तो वो 169 को हम लोग स्टैंडर्ड मान लेंगे। इसके बाद एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे। एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए इसका फार्मूला होता है परसेंटेज पी का 51 माइनस अंडर ब्रैकेट 1 - 4.6 अपॉन FCK MU अपॉन BD² अपॉन FCK, ठीक है। आप सिंपल सब चीज़ की वैल्यू रखेंगे यहाँ। तो परसेंटेज हमने देखा कितना आ रहा है, 0.657, ठीक है। इतना परसेंटेज किसका आया, ये हमारा किसका परसेंटेज आया है, स्टील का। इतना परसेंटेज स्टील आपका यूज हुआ है, ठीक है। अब जब इतना परसेंटेज स्टील यूज हुआ है तो एरिया कितना होता है, एरिया आप लोग कैसे निकालोगे, क्योंकि आपको मालूम है परसेंटेज ऑफ स्टील का फार्मूला क्या होता है, AST/BD × 100। एक फार्मूला ये भी होता है ना, AST/BD × 100। इस फार्मूले से भी आप निकाल सकते हो। और किससे निकाल सकते हैं हम लोग, एक तो ये फार्मूला है ही, ठीक है। तो हमें AST/BD × 100 में परसेंटेज पी निकालना है। तो परसेंटेज पी आपको दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ स्टील इक्वल्स टू परसेंटेज पी अपॉन 100 × BD, ठीक। तो परसेंटेज पी आपको इतना दिया हुआ है, बी की वैल्यू 230 है, डी आपको 169 लेना है। तो AST आपका आ गया 255.37 mm²। चूँकि आपने माना क्या है, आपने क्या अज्यूम किया है कि हमारा जो ये आपका क्या है, डाया है, वो कितना है, 12 mm। 12 mm डाया के लिए जो नंबर ऑफ बार्स होंगे वो कितना होगा, 2.25 आ रहा है। तो आप इसको नियरली अबाउट 3 मान लेंगे। तो 3 डाया और 12 mm, 3 नंबर ऑफ बार्स और 12 mm डाया के लिए जो एरिया होगा वो अब कितना हो जाएगा, 339.2 mm², ठीक है। अब जो एरिया हो जाएगा, एरिया बढ़ा क्यों, क्योंकि हमारा जो डाया है वो इसमें आ रहा था, फ्रैक्शन में आ रहा था। अब हमने क्या किया, इसको एक इंटीजर बना लिया है, ठीक है, इसलिए डाया बढ़ गया, ये एरिया बढ़ गया। तो एरिया आपका इतना हो गया। अब क्या करना है, जब एरिया आपने निकाल लिया, आपका वो स्टेप किस लिए था, एरिया निकालने के लिए, ठीक है। अगला स्टेप क्या होता है, अगले स्टेप में आपको करना है
अगले स्टेप में आपको करना है चेक फॉर सीयर। सीयर के लिए हम लोग चेक करेंगे इसको, ठीक है। सीयर के लिए आपको चेक करना है। तो देखिए सीयर में आप लोग पहले क्या निकालते हैं, सबसे पहला काम क्या है, नॉमिनल सीयर स्ट्रेस। नॉमिनल सीयर स्ट्रेस निकालना है, टाउ वी जिसको हम लोग कहते हैं, उसका फार्मूला क्या हो, वी यू बाई बी डी होता है, ठीक है। उसका फार्मूला क्या होता है, वी यू बाई बी डी होता है। अब क्या करना है, वी यू तो आपको मालूम नहीं, वी यू क्या है, सीयर फोर्स है। सीयर फोर्स को हम लोग निकालते कैसे हैं, ये आपका लोड दिया हुआ है W1 आपको यहाँ लोड दिया हुआ है, ठीक है। ये न्यूटन में है और ये क्या है, न्यूटन पर मीटर में है, ठीक है। ये यूडीएल है, ये पॉइंट लोड है, ये यूडीएल है, ये पॉइंट लोड है। तो जब पॉइंट लोड लगता है तो आपका जो सिंपली सपोर्टेड बीम होता है तो उसके जो रिएक्शन होते हैं वो कितनी हो जाती हैं, W/2 होती है। लेकिन अगर यूडीएल लगता है तो यही आपकी जो रिएक्शन हो जाती क्या होती है, जैसे देखिए यहाँ, अगर ये आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, इस पर पॉइंट लोड लग रहा है, तो अगर W लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा, W/2, इधर भी W/2। लेकिन अगर यही क्या हो, यूडीएल लग रहा हो स्मॉल w से, तो ये क्या हो जाएगा, WL/2 और ये WL/2, ठीक है। यहाँ यही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ क्या हो, पहला W/2 है, तो W/2 मतलब पहला वाला वेट कितना है, 160-81 है। तो क्या होगा, 160-81/2 प्लस दूसरा वाला वेट कितना है, 1150। तो 1150 इंटू, यहाँ एक चीज़ और ध्यान देनी है, यहाँ आपको लेना है क्लियर स्पैन। ये जो वैल्यू होती है वो क्लियर स्पैन की होती है। यहाँ जो स्पैन लेना है वो आपको क्लियर स्पैन लेना है, ठीक है। ये क्लियर स्पैन अपॉन 2 WL/2 से, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो दोनों को ऐड करोगे तो हमारा सीयर फोर्स ये आ जाएगा, ठीक। सीयर फोर्स जैसे ही आएगा हम तुरंत नॉमिनल सीयर स्ट्रेस में इसका वैल्यू रखेंगे। और बी की वैल्यू कितनी है, 230 है। डी आपको कितना दिया हुआ है, 169 स्मॉल डी। तो टाउ वी आपका 2.47 आ जाएगा। टाउ वी जितना आएगा 2.47 न्यूटन पर mm²। इसके बाद क्या करना है, आपने अभी एरिया निकाला AST, लेकिन जो AST निकाला आपने उसके लिए परसेंटेज तो निकाला नहीं, ठीक है। परसेंटेज तो आपने यहाँ निकाला, परसेंटेज, इस परसेंटेज से ये एरिया आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में एरिया आपका इतना हो गया। इसलिए आपको एक नया काम करना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ स्टील निकालना पड़ेगा। उसका फार्मूला AST/BD × 100 होता है। AST अब आपका एक्चुअल कितना हो गया है, 339.2, ठीक है, इंटू 100 अपॉन डी। बी की वैल्यू 230, डी आपका 169। तो अब क्या हो जाएगा, 0.87% हो गया। क्या आया ये, एरिया ऑफ स्टील। और कंक्रीट का ग्रेड कितना है, M20 है। तो दोनों से हम लोग क्या निकालते हैं, टाउ सी निकालते हैं। इस टाउ सी को निकालने के लिए हमने स्पेशली एक वीडियो बना दिया है। तो जिन लोगों को अभी भी समस्या है उसमें, तो आप लोग प्लेलिस्ट में RCC के देख सकते हैं उसको। फ़िलहाल मैं एक बार और फिर कोशिश करता हूँ बताने की। तो यहाँ आपको AST कितना आ रहा है, आपका 0.87 आ रहा है, ठीक है। तो आपका AST कितना है, 0.87 है। ये AST नहीं, सॉरी, परसेंटेज। 0.75 और 100 0.75 और 1 के बीच में होगा AST। M20 ग्रेड है आपका, तो उसके लिए वैल्यू कितनी होगी, 0.56, और ये 1 पे कितनी है, 0.62। तो हमारा ये वैल्यू हो जाएगा 0.59, ठीक है। इंटरपोलेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.59 न्यूटन पर mm², ठीक। इस टेबल से हम लोग IS 456/2000 टेबल 19 से हम लोग इसको देखते हैं, टाउ सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। टाउ सी आपका इतना आया, चेक करेंगे कि टाउ सी की वैल्यू ज़्यादा है कि टाउ वी की ज़्यादा है। तो चेक करने में आ रहा है कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है, टाउ वी इज लेस देन टाउ सी। तो इसका मतलब क्या होगा, नॉमिनल आपको जो सीयर, यहाँ आपको डिजाइन नहीं करना है, यहाँ आपको सीयर में डिजाइन नहीं करना। अगर यही वैल्यू इससे ज़्यादा आती तो आपको डिजाइन करना पड़ता, VUS निकालना पड़ता, ठीक है। यहाँ क्या है, ये आपका नॉमिनल आपको चीज़ें करनी, नॉर्मली जो वर्टिकल स्टीरअप्स हैं वही प्रोवाइड कर देने हैं बस। तो क्या करना है, हेंस प्रोवाइड नॉमिनल 2 लेग्ड 8 mm डाया ऑफ स्टीरअप्स, ठीक है। इतने स्टीरअप्स आप लोग को लगाने पड़ेंगे, 8 mm डाया के 2 लेग्ड, ठीक है, 2 पैर वाले।
जिनकी स्पेसिंग जो होगी, स्पेसिंग का फार्मूला होता है 0.87 ASB FY अपॉन 0.4B। ठीक, 0.87 ASB FY अपॉन 0.4B। तो ASB का मतलब ये जो 2 लेग्ड आपने स्टीरप्स प्रोवाइड किए हैं उसका एरिया 2 लेग्ड है, तो इसका मतलब 2 इंटू π/4 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू π/4 8 का होल स्क्वायर 8 हो गया। ठीक है, तो 0.87 ASB का मतलब 2 इंटू π/4 8 का होल स्क्वायर। FY का मतलब 415 अपॉन 0.4 इंटू B। ठीक, अब उसके बाद इससे जो स्पेसिंग आई है वो कितनी आई है, 392 mm। 392 mm इससे स्पेसिंग आई है। और फिर चेक करेंगे हम लोग, स्पेसिंग को जो चेक किया जाता है वो 0.7D और 300 mm। और ये फार्मूला तीनों में से जो वैल्यू आपकी लीस्ट आती है, जो कम आती है, वही वैल्यू ली जाती है। तो 0.75D आपका 169 है, तो इसको रखेंगे 126 mm आ रहा है। ये आपका 300 mm होता है, ये 392 है। तो कब सबसे कम कौन सा है, 126 mm है। अब 126 है तो हमने इसको क्या मान लिया है, 120 mm है आपकी स्पेसिंग। तो यहाँ आप लोग को लिख देना पड़ेगा एक लाइन, हेंस प्रोवाइड 8 mm डाया ऑफ 120 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। 8 mm आपको वर्टिकल स्टीरप्स का डाया रखना है। वो कितना रहेगा, वो 120 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस उसकी रहेगी। ठीक है, यहाँ आता है, आ जाते हैं इसके डिटेलिंग पे। इसको भी आप लोग क्लियरली देख लीजिए। डिटेलिंग इसकी क्या है ये आपके क्या है, बियरिंग्स दिए हुए 150 mm दोनों साइड बियरिंग है। ये क्लियर स्पैन है 2750 mm। ठीक है, नीचे वाला रेनफोर्समेंट क्या है आपको, 3 जो आपका नंबर ऑफ बार्स कितने हैं, 3 आए थे। डाया कितना है आया था, 12 mm आया था। ठीक, 12 mm डाया आया था इसका। अब क्या करना है आपको, ये जो ऊपर बार दिया हुआ है ये आपका क्या है, एंकर बार है। ठीक है, ये लोड में कंसीडर नहीं किया जाता है, केवल वर्टिकल स्टीरप्स को सपोर्ट देने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। इसका और कोई काम नहीं, इसका काम केवल इतना है, जो वर्टिकल स्टीरप्स दिए जाएंगे उनको सपोर्ट करे, उनको एक उसमें रखे, एक शेप में रखे। ठीक है, जैसे यहाँ देख रहे होंगे आप लोग वर्टिकल स्टीरप्स लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ इस बार का जो एप्लीकेशन है वो यहाँ नहीं दिखाया गया, क्योंकि इसको लोड में आपने कंसीडर ही नहीं किया है। ये लोड में कंसीडर नहीं होते हैं। ठीक है, और ये टोटल ओवरऑल डेप्थ हो गई 200 mm। तो ये आपके वर्टिकल स्टीरप्स हैं। वर्टिकल स्टीरप्स ऐसे ही दिए जाते हैं। ये अभी आपने इस सेक्शन को कोई एक सेक्शन काटा होगा, सेक्शन ए मान लीजिए यहाँ से। तो ये किसका है, सेक्शन ए का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है कि इस सेक्शन को अगर ऐसे काटा जाए तो इसमें जो 3 बार हैं वो आपको ऐसे दिखेंगे। इसके बाद जो इसकी ओवरऑल डेप्थ होगी वो 200 mm होगी, लेकिन इफेक्टिव जो डेप्थ होगी वो 169 mm होगी। जो इसकी थिकनेस होगी कितनी होगी, 230 mm होगी। ठीक है, और ये जो वर्टिकल स्टीरप्स हैं 2 लेग्ड 8 mm डाया एट सेंटर 120 mm सेंटर इसकी एक स्पेसिंग से दूसरी स्पेसिंग 120 mm के डिस्टेंस पे होगी। ठीक है, एंकर का जो बार होगा वो 2 बार हम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 कोने बन रहे हैं ना, तो इसलिए दो बार आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर क्या करना है, इसका डाया हमने 8 mm मान लिया। ठीक है, इसका डाया हमने 8 mm मान लिया। 8 से 12 होता है के बीच में लिया जाता है, और 6 से 10 के बीच में हम लोग वर्टिकल स्टीरप्स का डाया लेते हैं। ठीक है, और बीम के केस में हम लोग 12 से 50 mm तक का डाया यूज कर सकते हैं। यहाँ हमने 12 यूज किया है। ठीक है, तो आई होप ये लिंटल समझ में आया होगा। अभी भी जिनको दिक्कत है या कुछ डाउट रह गया हो, इसमें कुछ चीज़ें अगर भूल गया हूँ मैं बताने को, या आप लोग को कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। ठीक है, या कमेंट कर सकते हो। कुछ लोग तो नंबर भी होगा हमारे पास कुछ लोगों का, तो वहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो हमें। ठीक है, ओके, थैंक यू।